हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। आज का ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू अपने करने जा रहे हैं, तो जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू। किरुषा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपके सामने धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में ऑनलाइन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हुआ हूँ। तो जल्दी से सबसे पहले इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे 12 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। एग्जाम आपका एक ऑलरेडी हो चुका है। आने वाले 12th और 19 जो अप्रैल को एग्जाम होने वाले हैं नेक्स्ट BFEHS के अंदर, उसकी प्रिपरेशन को लेके भी अपन बहुत अच्छे से यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। तो आज का ये अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड कुछ टॉपिक्स को इस एमसीक्यू के थ्रू अपन क्लियर करने वाले हैं। हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से यहाँ पे अपन रैशनल के साथ में समझने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जरूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वैकेंसी से रिलेटेड अपकमिंग कोई भी वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। एग्जाम अगर मैं बात करूं तो आने वाले एग्जाम या फिर जितने भी पीछे एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वेटेज ज्यादा देखने को मिला है और हर एक एग्जाम के अंदर इसका वेटेज ज्यादा ही रहता है। इसलिए अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, केयरफुली रीड कीजिएगा। हर एक एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही एग्जाम के अंदर हेल्पफुल रहने वाला है। द फर्स्ट एमसीक्यू, द ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेशन वाया ट्रैकेस्टोमी आफ्टर ए लैरिंगेक्टोमी बिकॉज, ठीक है। अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है कि बेसिकली जब अपन नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन बाहर से इंटेक करते हैं तब नेजल म्यूकोसा से जब वो एयर है, ऑक्सीजन है, वो एंटर करता है तो नेजल के अंदर बेसिकली जो हमारी ये जो नेजल कैविटी है उस जो ऑक्सीजन को है उस एयर को क्या करती है, ह्यूमिडिफाइड क्यों करेगी, क्योंकि ड्राई जो बाहर जो एक्सटर्नल प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन वो किस फॉर्म में होती है, ड्राई के रूप में, ठीक है ना। और ड्राई जब अंदर जाएगी तो क्या कर सकती है, नेजल म्यूकोसा या फिर आपके लंग्स को इरिटेट करके एंड कुछ भी इंजुरी कर सकती हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइड का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोल रहता है। और जब अपन ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं तब भी देखते हैं कि उसके साथ में अपन क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन हमेशा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब बात किसकी आ रही है, ट्रेकियोस्टोमी। देखिए ट्रेकियोस्टोमी के अंदर थोड़ा सा अलग सिस्टम है, क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूं नेजल के थ्रू देते तब तो वो नेजल के थ्रू अपना ह्यूमिडिफाइड, लेकिन ट्रेकियोस्टोमी का मतलब ये है कि जो आपका अपर एयरवे है और लोअर एयरवे, इन दोनों के बीच में क्या है, बिल्कुल ही गैप है, ठीक है ना। कनेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए बेसिकली अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन है उसको ऑलरेडी ह्यूमिडिफाइड के साथ में देना पड़ेगा। और ये बेसिकली अपने का ये इस एमसीक्यू का फंडा है, ठीक है। और अपने से पूछा गया है कि लैरिंगेक्टोमी, ठीक है ना, लैरिंग्स को रिमूव किया गया है। लैरिंग को बेसिकली अपना जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है ना, वॉइस बॉक्स, उसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है। और अपन ने क्या किया है उस पेशेंट के ट्रेकियोस्टोमी, ठीक है ना। ट्रेकियोस्टोमी बेसिकली अपन ने कल बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ट्रेकियोस्टोमी क्या चीज होती है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल जो अपन बाहर से जो पेशेंट क्या है, बेड रिडन पेशेंट है, खुद से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, उनके लिए लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम है ऑक्सीजन देने का पेशेंट को। बेसिकली ट्रेकियोस्टोमी की अपने पूछा है कि एमसीक्यू के अंदर ऑक्सीजन इज एडमिटेड बाय ट्रेकियोस्टोमी आफ्टर लेयरिंग ह्यूमिडिफाइड का, ठीक है ना। ह्यूमिडिफाइड का मेन यहाँ पे फंडा अपने से पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन कंटेन मोर वाटर। क्या ऐसा कोई लॉजिक है कि अपन ह्यूमिडिफाइड करेंगे तो ऑक्सीजन बेसिकली अपने को वाटर, तो वाटर की यहाँ पे नीड नहीं रहने वाली है, तो ये तो गलत हो गया। द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेकियोस्टोमी के पेशेंट के अंदर अपन देखते हैं कि जो अपर एयरवे होता है उसका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है किसके, लोअर एयरवे के द्वारा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस या फिर नो कम्युनिकेशन। तो ये बात बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द लोअर एयरवे हील्स मोर क्विकली इफ ह्यूमिडिफाई इट यूजिंग यूटिलाइजेस।
तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेटेड सक्शनिंग, ठीक है, तो ये बेसिकली सक्शन में कोई हेल्प नहीं करने वाली है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का बेसिकली इतना ही मेन रोल होता है कि ये आपके जो इरिटेट नहीं करे लंग्स के अंदर जाके, जो ऑक्सीजन आपके इंटरनल पार्ट में जाएगी ऑक्सीजन, वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, ह्यूमिडिफाइड, या फिर उसको अपन कह सकते हैं कि ड्राई गैस बेसिकली क्या करेगी, आपको पेशेंट को इरिटेट करेगी। तो मेन इसका जो फंडा है वो ये है कि द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, ठीक है। तो बी ऑप्शन, और इसलिए ट्रेकियोस्टोमी करते भी इसीलिए है, ठीक है ना, नहीं तो अपने पास में एंडोट्रेकियल का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। मेनली अपना बेसिकली अगर मैं बात करूं ओरोफेरिंजियल जो अपन बात करने वाले हैं, या फिर जो एंडोट्रेकियल है, या फिर अपन बात करते हैं कि जो ट्रेकियोस्टोमी, इसका डायरेक्ट अपने जो कार्टिलेज हैं C2 एंड C3, ठीक है ना, कौन से कार्टिलेज, सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज पे अपन क्या करते हैं, नॉर्मली सर्जिकल इंसिजन देके ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब होती है आर्टिफिशियल, उसको अपन क्या करते हैं प्रॉपर एयरवे बनाने के लिए, जिससे पेशेंट लॉन्ग टर्म तक अपन एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली जो ओरल कैंसर के पेशेंट हैं, या फिर ओरली अपन क्या नहीं दे सकते, उस ऑक्सीजन को नहीं दे सकते, नेजल के थ्रू नहीं दे सकते, इसलिए अपन क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दिक्कत यही होती है कि द अपर एयरवे इज नो लॉन्गर कनेक्टेड टू द लोअर एयरवे, तो ये अपना क्या चला जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कौन सी, तो याद रखिएगा सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना, थर्ड कार्टिलेज या फिर ट्रेकियल रिंग, ट्रेकियल रिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट। द नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल ऑफ द फॉलोइंग द आर क्वालिफाइड द इनर्स, यानी इसमें से कौन सी, बेसिकली यहाँ पे अगर एक्सेप्ट का एमसीक्यू है, तब हमेशा याद रखिएगा तीन ऑप्शन क्या रहने वाले फेवर के अंदर, और एक ऑप्शन क्या रहेगा आपका अनफेवरेबल, ठीक है। तीन ऑप्शन, यानी जो तीन ऑप्शन है वो क्या रहने वाली, एक नर्स की क्वालिटी रहने वाली है, और एक ऑप्शन है वो बेसिकली नर्स की क्वालिटी के अंदर, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला अपना है केयरिंग एटीट्यूड, तो नर्सिंग का बेसिकली यहाँ पे मतलब ही यही है कि अपने को क्या करना है, पेशेंट की केयर देना, तो इससे तो बिल्कुल ये तो 100% राइट है। द सेकेंड इज द ऑनेस्टी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, अपने को क्या करना है, पेशेंट के साथ में ऑनेस्टी, और ये भी अपन क्या पढ़ते हैं कोड ऑफ एथिक्स में, बेसिकली अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि पेशेंट के साथ में अपने को क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है, और पेशेंट को एक लीगल इंफॉर्मेशन और कंसर्ट लेना है, उसको ऑटोनॉमी यानी सेल्फ डिसीजन लेने का अधिकार है। ये सारा का सारा अपन क्या पढ़ते हैं, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो ये बात भी सही है। टॉकेटिव, जी हाँ, ये कभी भी बात नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी पेशेंट से बातें नहीं करना है, अपना काम इतना ही है, पेशेंट को पूछना है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्ट तो है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो इतना होना चाहिए कि वो अपने से बोल सके। बाकी अननेसेसरी बातें करना पेशेंट को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, ठीक है ना। हॉस्पिटल के अंदर अननेसेसरी बातें नहीं होनी चाहिए, और नर्सिंग ऑफिसर को तो बिल्कुल ही पेशेंट के साथ में इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ। डी बैलेंस ए वेल बैलेंस लाइफ, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अपने को एक लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए, और प्रॉपर आईपीआर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वेल बैलेंस लाइफ इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये रॉन्ग आंसर चला जाएगा, और एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है, तो सी ऑप्शन इज द राइट। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकॉशन इन द केयर ऑफ ए पेशेंट विथ हाई फीवर एक्सेप्ट, ठीक है। अपने से ये पूछा गया कि जो अपन एक फीवर का, या फिर कह सकते हैं पायरेक्सिया, ठीक है ना, हाई फीवर है, ठीक है ना, नॉट फॉर ए नॉर्मल फीवर, हाई फीवर का ये पेशेंट है, इसका मतलब अपने से ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बात है जो पेशेंट के केयर में हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। बाकी तीन जो ऑप्शन है अगेन क्या है, एक्सेप्ट का एमसीक्यू है, यानी तीन ऑप्शन क्या रहने वाले हैं, पेशेंट की केयर में हेल्प करेंगे, और एक ऑप्शन जो ऐसा रहने वाला है वो पेशेंट की केयर के लिए प्रॉपर नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हो उसकी नीड नहीं रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले अपना ऑप्शन है कि नेवर लीव ए पेशेंट विथ हाई फीवर एलोन, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पेशेंट को कभी भी हाई फीवर के पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसके अंदर जा सकता है, कन्वर्जन के अंदर, या फिर उनको सीजर भी आ सकते हैं, ठीक है ना, सीजर भी आ सकते हैं, या फिर फिट्स है, कन्वर्जन है, ये भी आ सकते हैं,
तो ये भी बात अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो पेशेंट को क्या नहीं करना है, अकेला नहीं छोड़ना है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पेशेंट को कोई नीड हो सकती है, तो ये बात भी नेवर लिव यानी राइट है, ठीक है ना। बी ऑप्शन की तरफ मैं चला जाऊंगा, राइगर एंड कन्वर्जन में अकर एट एनी टाइम, ये भी बात सही है क्योंकि हाई फीवर का पेशेंट है, ठीक है ना। हाई फीवर के पेशेंट के अंदर, पायरेक्सिया के पेशेंट के अंदर अपन देखते हैं कि कई बार पेशेंट को क्या आ जाते हैं, कन्वर्जन या फिर फिट्स यहाँ पे आ सकते हैं, सीजर भी आ सकते हैं, ये अपन ने पहले ऑप्शन के अंदर भी बात की थी, तो ये भी राइट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंटीपायरेटिक ड्रग, ये भी बात बिल्कुल सही है, जब पेशेंट को क्या है, हाई फीवर, तो सीधी सी बात है आपको एंटीपायरेटिक देना चाहिए, ठीक है ना। और डॉक्टर साहब भी यही देंगे, पीसीएम वगैरह है जो वो सारे के सारे अपन क्या कर सकते हैं, ये एक बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तीन बात तो सही होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्थ ऑप्शन के अंदर दिक्कत है। टेपिड कोल्ड स्पॉन्जिंग इज नॉट यूजफुल इन पेशेंट नॉट रेस्पॉन्डिंग टू एंटीपायरेटिक, ठीक है ना। तो ये बात भी क्या कहना चाहिए, अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली ऐसे होना चाहिए, टेपिड कोल्ड स्पॉन्जिंग इज नॉट यूजफुल, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा पेशेंट को टोल्ड, जो टेपिड कोल्ड सॉरी स्पॉन्जिंग है वो क्या करेगी, हेल्प करेगी फीवर के अंदर, लेकिन ये बात भी याद रखना, हाई फीवर जब होता है तब एंटीपायरेटिक क्या रहेगा, बेस्ट इफेक्टिव रहेगा। और अपने से ये पूछाएगी नॉट रेस्पॉन्ड टू द एंटीपायरेटिक, ठीक है ना, कि यानी ये ऐसे कह रहा है कि एंटीपायरेटिक तो क्या हो रही है, नॉट रेस्पॉन्ड करी, और अपन क्या कर रहे हैं, टेपिड स्पॉन्जिंग दे रहे हैं, तो क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। तो ये नॉट नहीं होना चाहिए, इज यूजफुल इन पेशेंट नॉट रेस्पॉन्ड टू द एंटीपायरेटिक, ये बात बिल्कुल क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, करेक्ट चला जाएगा अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यू। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में बेसिकली अगर मैं बात करूंगा, डीएक्स यानी डीएक्स का मतलब ऐसे अपन कह सकते हैं, इसका मीन्स क्या रहता है, ठीक है ना। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, आपके केरला पीसीएस के अंदर, पीएससी के अंदर ये एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आया हुआ है, डेट ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस या फिर डेथ ऑफ पेशेंट या फिर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का तो अपने को बहुत अच्छे से पता है ये, ठीक है ना। तो ये क्या रहता है ट्रीटमेंट का, तो ऐसा कोई यहाँ पे साइन नहीं, यानी ये तो चला गया बार। अब बात आती है डेथ ऑफ पेशेंट, तो डेथ ऑफ पेशेंट के लिए अपन जो कलर कोडिंग यूज करते हैं वो ब्लैक करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सिंबल अपन यहाँ पे यूज नहीं करते, तो ये भी हो गया गलत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डायग्नोसिस के लिए ये बेसिकली क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, यानी पेशेंट की जो अपन क्या करते हैं, टेस्ट या फिर क्या करता है, स्क्रीनिंग, ठीक है ना। ये क्या करता है, टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग, बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो डायग्नोसिस इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द डेट ऑफ डायग्नोसिस इज नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा, व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, द मिनिमल स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। तो जीसीएस के बारे में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जीसीएस होता क्या है। ग्लासगो कोमा स्केल बेसिकली ऐसे पेशेंट जो क्या हो, न्यूरोलॉजी के पेशेंट हो, ठीक है ना, जिनका बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारियां हैं, पार्किंसन की हो सकती है, अल्जाइमर की हो सकती है, आपकी जीबीएस की हो सकती है, स्ट्रोक की हो सकती है। तो बहुत सारे के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, लेवल। पहली बात तो याद रखिएगा किसके लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सेकंड याद रखिएगा पेशेंट का किसका करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली अपन चेक करते हैं। अब बात आ रही है कि स्कोर, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा जो रेंज होती है वो बेसिकली क्या रहेगी, 3 से लेके 15, ठीक है ना। मिनिमम स्कोर कितना रहेगा, 3 एंड मैक्सिमम इज द 15। 15 क्या रहेगा इसका मैक्सिमम। और इस पे पैरामीटर बेसिकली कौन से होते हैं, 3 पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। 3 पैरामीटर होते हैं, 3 कौन से, आई, वर्बल एंड मोटार,
आई वर्बल एंड मोटार बेसिकली यहाँ पे क्या रहेंगे इसके, आई का मतलब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे अपन कितने मार्क्स करते हैं 4 एंड 5 बेसिकली करते हैं किसके लिए, वर्बल के लिए, और 6 बेसिकली किसके लिए करते हैं, मोटार के लिए, ठीक है ना। आई में बेसिकली अपन चेक करते हैं कि पेशेंट को आवाज देते ही वो पेशेंट क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स करे या फिर अपने आप रेस्पॉन्स कर रहा है, उसको 4 दे देंगे। और पेशेंट को अगर कोई आवाज देके या फिर कोई साउंड देने के बाद में वो आंखें खोल रहा है, इसका मतलब है 3 दे देंगे। और पेनफुल स्टिमुलाई देना पड़ रहा है, इसका मतलब 2 दे देंगे। और नो रेस्पॉन्स में हमेशा याद रखिएगा 1 देना है, 0 नहीं देना। उसी तरह वर्बल में भी यही होगा कि पेशेंट क्या कर रहा है, कुछ लिपसिंग कर रहा है या फिर कुछ बोलना चाह रहा है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है या फिर इन अप्रोप्रिएट सेंटेंस बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग देंगे। उसी तरह से अपन क्या करने वाले हैं, मोटार के अंदर ही बेसिकली यही देने वाले हैं। अब नॉर्मल फ्लेक्शन, अब नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन या फिर नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन या फिर फ्लेक्शन, ये सारे के सारे अपन किस में बात करने वाले हैं, मोटार के अंदर, ठीक है ना। डिकॉर्टिकेट एंड डिसेरिब्रेट भी किसके अंदर देखते हैं अपन, मोटार रेस्पॉन्स के अंदर। डिकॉर्टिकेट यानी अब नॉर्मल फ्लेक्शन एंड डिसेरिब्रेट यानी अब नॉर्मल क्या होना चाहिए आपका, बेसिकली बात करें एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है, मिनिमल, ठीक है ना। मिनिमल स्कोर बेसिकली क्या रहेगा आपका, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, disposable endotracheal tube can be the sterilization by using, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किसके द्वारा होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। जितने भी आपकी ट्यूब्स हैं बेसिकली ये क्या होती हैं, प्लास्टिक, इनको हाई टेम्परेचर के अंदर नहीं देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, एथाइलिन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। ड्राई हीट का बेस्ट एग्जांपल क्या रहने वाला है, हॉट एयर ओवन, ठीक है ना। तो जितने भी आपके ग्लास के जितने भी वायर हैं, ग्लास वेयर जितने भी आइटम्स है वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे, हॉट एयर ओवन के अंदर, जो बेसिकली किसका एग्जांपल रहने वाला है, ड्राई हीट का। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोक्लेव, जो क्या है, एक मोइस्ट हीट का एग्जांपल है, हॉट एयर ओवन। याद रखिएगा हॉट एयर ओवन, जितने भी ग्लास वेयर हैं वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे, आपके हॉट ड्राई हीट के अंदर। फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फिनॉल, फिनॉल बेसिकली क्या रहता है, बहुत ही कम स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे अगर अपने घर के अंदर अपन बात करते हैं, वेपिंग सही से अच्छे पोछे वगैरह लगाते हैं, वो भी उसके लिए कौन सा रहता है, फिनॉल, यानी हाई लेवल पे अपन फिनॉल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, या फॉर्मेल्डिहाइड। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव बेसिकली अगर मैं बात करूं तो किसका एग्जांपल है आपका, मोइस्ट हीट का, ठीक है ना। मोइस्ट हीट का हाई टेम्परेचर कितना रहता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिनट के लिए 15 LBS। और जितने भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो सारे के सारे किसके द्वारा किए जाएंगे, आपके ऑटोक्लेव के द्वारा। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, एथिलीन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। द मेडिकल रिकॉर्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है ना। अपने से पूछा गया है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जो मेडिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है ना, मेडिकल रिकॉर्ड रहता है वो बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है। तो ये तो सीधी सी बात है कि ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, जहां पे पेशेंट एडमिट था, कहां पे था, हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है ना। नॉट फॉर ए पेशेंट रिलेटिव एंड फिजिशियन, ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर। और मैक्सिमम कितना, 10 साल तक ये क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है ना। पेशेंट का जो डाटा हिस्ट्री है वो बेसिकली पेशेंट का अपन 10 साल तक वो हॉस्पिटल अपने पास में रखेगा, ठीक है। उसके बाद में इनकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। पेशेंट का है अपने पास में अनकॉन्शियसनेस है, ठीक है। द प्रायोरिटी चला जाएगा आईवी थेरेपी, आईवी मैनिटोल, या फिर क्लियरेंस ऑफ एयरवे, या फिर पेन एट एमसी बुल्नी पॉइंट। तो ये बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस के अंदर। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है ना, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। सी ऑप्शन की तरफ मैं चला जाऊंगा, क्लियरेंस ऑफ एयरवे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि अपन क्या देते हैं, ए बी सी, ठीक है ना। सबसे पहले एयरवे अपने को क्लियर करना है, एयरवे अपने को क्या करना है, क्लियर करना है, देन ब्रीथिंग, एंड फाइनली इज द सर्कुलेशन। और यही बात जब सीपीआर के लिए हो जाती है तब क्या हो जाएगा, सी ए बी, ठीक है ना।
तो ये भी याद रखना है आपको। क्लियरेंस ऑफ एयरवे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। और पोजीशन की बात करते हो सबसे पहले अपने को क्या करनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। कौन सी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। क्यों, क्योंकि प्रिवेंशन फ्रॉम एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से प्रिवेंशन करने के लिए बेसिकली अपन कौन सी देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। तो ये अपन ने बेसिकली अनकॉन्शियस पेशेंट के रिगार्डेड कुछ एमसीक्यू सिलेक्टेड हैं, वो अपन ने देख लिए हैं। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में, आई पेडिंग इज अप्लाइड टू द अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ब्लिंकिंग नहीं करता है आई, ठीक है ना, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आई क्या रहती है, ओपन, और ब्लिंकिंग नहीं करेगा। तो ऐसे पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या दिक्कत हो सकती है, कॉर्नियल जो है ये बेसिकली अल्सर की जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, ड्राइनेस कंटिन्यूस अपन क्यों करते हैं ब्लिंकिंग, आई को बेसिकली मॉइस्चर करने के लिए अपन क्या करते हैं, हर 1 मिनट के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, या फिर सेकंड के बाद में अपन ब्लिंकिंग करते हैं टू प्रॉपर मेंटेन द मॉइस्चर नेचर ऑफ द आई। लेकिन क्या होता है, पेशेंट जो अनकॉन्शियस है ऐसे पेशेंट को जो किसकी कमी होती है, लैक ऑफ द ब्लिंकिंग। तो लैक ऑफ ब्लिंकिंग के कारण बेसिकली लैक ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आई, इसके कारण बेसिकली क्या दिक्कत देखने को मिलती है, कॉर्नियल अल्सर जैसी ड्राइनेस होगा, ठीक है ना, ड्राइनेस ऑफ आई। और इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, इसके कारण कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलेगा, कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपकी विजुअल एक्टिविटी भी लॉस हो सकती है। इसलिए अपन इसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली अपने पास में बेस्ट इफेक्टिव कौन सा रहता है, आई पेडिंग, ठीक है ना। आई पेडिंग क्या रहेगा, जिससे क्या हो सके, मेंटेन होगा मॉइस्चर, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट, ड्राइनेस ऑफ द आई एंड नॉट फॉर ब्लिंकिंग ऑफ द आई एंड आई मूवमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर बेसिकली आई पेडिंग का मेन पर्पज यही रहता है कि कॉर्नियल अल्सर से प्रिवेंशन करना है अपने को। द नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ द हाइपरटेंशन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। अपने पास में पेशेंट किसका है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, और अपने से क्या पूछ रहा है, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। सीधी सी बात है, जैसा कि इसका नाम है मॉडिफिएबल, यानी मॉडिफाई यानी अपन अपने हाथ में है उसको बदलना, ठीक है ना, लाइफ स्टाइल को चेंज करके या फिर कुछ योगा मेडिटेशन करके ये अपन क्या कर सकते हैं, उस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। और पेशेंट किसका है, हाइपरटेंशन का। तो देखते हैं ऑप्शन की तरफ आते हैं, एज, क्या अपन एज को कभी बदल सकते हैं, तो यही पहला ही क्या चला जाएगा, नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है, नॉन मॉडिफिएबल है, नॉन मॉडिफिएबल है। इसको क्या नहीं कर सकते, अपन नहीं चेंज कर सकते। ओबेसिटी को चेंज कर सकते हैं, सॉल्ट इनटेक को भी अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, और अल्कोहल इनटेक को भी अपन क्या कर सकते हैं, कम करके या फिर बंद कर सकते हैं, ये अपने हाथ में है। तो ये बेसिकली तीनों के तीनों ऑप्शन तो क्या चले जाएंगे आपके मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर के अंदर। लेकिन अपने पास में जो एमसीक्यू है वो क्या है, एक्सेप्ट का। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। एज क्या है आपका, नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, इसको अपन क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, केयरफुली रीड कीजिएगा, व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू। बीएफएचएस की जितने भी तैयारी कर रहे हैं डेड नर्सिंग एस्पिरेंट, उनके लिए ऐप के अंदर बहुत ही शानदार प्लान अवेलेबल हैं। एग्जाम बहुत पास में है, टेस्ट प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आने वाले कोई भी और भी एग्जाम है उनके लिए सारे प्लान्स यहाँ पे किरोशा एकेडमी के ऐप के अंदर आपको मिलेंगे। बहुत ही कम प्राइस के अंदर 150 के अंदर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। 399 के अंदर टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज जो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाई जाती है, वो आपको अवेलेबल होगी। टेस्ट प्रैक्टिस हमेशा आपके एग्जाम के अंदर बहुत, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप सक्सेस की तरफ चले जाओगे। तो अभी जाइए किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट एज ए नर्स व्हाट वुड बी यू फर्स्ट एग्जामिन, ठीक है। अपने पास में बेसिकली क्या आया है, पेशेंट किसका है, एक्सीडेंट का, ठीक है ना, पेशेंट किसका है, एक्सीडेंट का।
और अपने से पूछ रहा है कि नर्स व्हाट विल बी द फर्स्ट एग्जामिन, ठीक है। तो अपन बेसिकली क्या करेंगे, गिव मी दिस, आंसर कीजिएगा। देखिए ऐसे में अपने को हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए, पेशेंट का एयरवे या फिर उससे भी पहले अपने ब्लीडिंग को क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है ना, ब्लीडिंग को रोकना है, ठीक है। तो एयरवे बेसिकली यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। पेशेंट का एयरवे अपने को देखना है, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ये अपन बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं मैं, पेशेंट जो क्या है एक्सीडेंटल का केस है, ठीक है ना। पेशेंट किसका है अपने पास में, एक्सीडेंट का केस है। तो सबसे पहले अपने को क्या करनी चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से उसको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पेशेंट का एयरवे बेसिकली क्या करना है, क्लियर करना है। तो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और पल्स लेस है, तब क्या करोगे, तब डायरेक्ट आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पल्स कहां से चेक करोगे, कैरोटिड है, बेसिकली एडल्ट पेशेंट है तो कैरोटिड करना है, और चिल्ड्रन है या फिर उसके बाद में इन्फेंट है तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, फीमोरल ब्रेकियल को प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट की एडल्ट के लिए अगर अपन करेंगे तो कौन सा, कैरोटिड पल्स इज द बेस्ट साइट फॉर द चेक, पल्सलेस या फिर पल्स प्रेजेंट। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो गिव मी दिस, आंसर कीजिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा रहने वाला है। यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑप्शन है अपने पास में क्या रहेगा, आइसोटोनिक, ठीक है ना। सबसे पहला ही जो ऑप्शन है अपने पास में वो क्या रहने वाला है, आइसोटोनिक। 0.9% NaCl या फिर Rl जो बेसिकली क्या रहते हैं आपके आइसोटोनिक। लेकिन 45% NaCl बेसिकली क्या रहेगा आपका हाइपोटोनिक, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या रहेगा आपका हाइपोटोनिक, और अपने से क्या पूछ रहा है, हाइपोटोनिक के बारे में अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, 45% NaCl इज द हाइपोटोनिक। 5% डेक्सट्रोज अगेन आपका क्या चला जाएगा, आइसोटोनिक, और डेक्सट्रोज है उसके साथ में NaCl, ये आपका हाइपरटोनिक के अंदर। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। आपके एमसीक्यू 2016 के अंदर ये एमसीक्यू आया हुआ है। और एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड हमेशा एक न एक एमसीक्यू आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो एग्जाम आरएल एनएस को बेसिकली अपन आइसोटोनिक के अंदर डालते हैं, और 0.5% जो आपका 45% NaCl है उसको अपन हाइपोटोनिक के अंदर डालते हैं। बाकी सारे ये अपन क्या करते हैं, हाइपोटोनिक के अंदर भी डालते हैं। तो ये सारा सारा अपन ने बात की किसके रिगार्डेड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, केयरफुली रीड कीजिएगा। which of the method Which of method is used to the sterilize the surgical dressing? Give me this, आंसर कीजिएगा। आपने से क्या पूछ रखा है, मेथड कौन सा यूज करेंगे, स्टेरिलाइज सर्जिकल, ठीक है ना। जहां पर भी सर्जिकल की बात आती है और जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनको क्या चाहिएगा, हाई टेम्परेचर चाहिएगा, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर चाहिएगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर मैं बात करूंगा, और उसके साथ में क्या चाहिएगा, मोइस्ट हीट का, मोइस्ट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या रहता है अपने पास में, ऑटोक्लेव, ठीक है ना। क्या रहेगा, ऑटोक्लेव। कितना रहेगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने टाइम तक, 15 मिनट तक, 15 LBS पर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हाई अंडर प्रेशर, हाई अंडर प्रेशर को अपन क्या करते हैं, इसको ऑटोक्लेव इज द बेस्ट आंसर रहेगा, नॉट फॉर ए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट का बेसिकली कौन सा रहेगा, हॉट एयर ओवन। तो ये तो नहीं रहने वाला। पाश्चुराइजेशन बेसिकली मिल्क के लिए अपन क्या करते हैं, पाश्चुराइजेशन करते हैं।
ऑटोक्लेव इज द राइट आंसर। टिंडेलाइजेशन बेसिकली अपन एग कैटर्स को बेसिकली यहाँ पे टिंडेलाइजेशन के द्वारा करता है, तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है ना। ऑटोक्लेव, जब भी आपको सर्जिकल ड्रेसिंग की बात की जाए स्टेरिलाइजेशन के लिए, ऑटोक्लेव इज द बेस्ट आंसर यहाँ पे आपका चला जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, ए पेशेंट हैड एन एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी, ठीक है। पेशेंट क्या चल रही है, एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी चल रही है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी द मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। अपने से पूछ रहा है कि कौन सा सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान अपन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उसको अपने को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। यानी प्रायोरिटी की बात करूं तो मैं हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इम्प्रूव डायरेक्ट अफेक्ट करने वाला जो अपना पोटेशियम है, ठीक है ना। पोटेशियम बेसिकली हमेशा याद रखिएगा हाइपोकैलिमिया डायरेक्टली ट्रिगर किसको करेगा, आपके अरिदमिया को, ठीक है ना। हाइपोकैलिमिया बेसिकली अगर क्या हो रहा है, पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइपोकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया बेसिकली डायरेक्ट क्या करेगा, आपके अरिदमिया करेगा, ठीक है ना, अरिदमिया करेगा। और ये बेसिकली क्या है, एक हार्ट डिसऑर्डर और हार्ट डिजीज को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इसलिए अपने को पोटेशियम को सबसे पहले क्या करना है, मैनेज करना है। और पोटेशियम को ट्रीटमेंट भी कभी भी अपने खुद के हिसाब से नहीं देना चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के हिसाब से उसको डिजोल्व करके दिया जाता है। नॉट फॉर ए डायरेक्ट आईवी पुश करोगे तो कार्डियक अरेस्ट कर देगा, ठीक है ना। तो पेशेंट कई बार अपन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब नए नए पेशेंट नए नए जब अपन ट्रेनिंग करने जाते हैं या फिर प्रैक्टिस करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, तब ज्वाइन करते हैं, तब ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि जब डॉक्टर साहब है वो बेसिकली केसीएल लिखेंगे और क्या डाल देंगे, आईवी, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, उसको यहाँ से पुशअप कर दिया और डायरेक्ट आईवी लगा दिया, ठीक है ना। और वो सीधा क्या करेगा, कार्डियक अरेस्ट करेगा और आपके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। पेशेंट क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा पोटेशियम को डायरेक्ट आईवी पुश नहीं करना है। नेवर गिव टू डायरेक्ट आईवी पुश। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, an agent that kill pathogenic bacteria, an agent that kill pathogenic बैक्टीरिया बेसिकली क्या रहेंगे, फॉर्मिट्स ए सेप्सिस, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। डिसइंफेक्टेड की भी बात करूंगा तो ये भी बेसिकली क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय करता है आपके। डिस्ट्रॉय बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो किसके लिए, एक होता है स्टेरिलाइजेशन, एक होता है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। एक होता है स्टेरिलाइजेशन, दूसरा क्या होता है आपका डिसइंफेक्शन। तो इन दोनों के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूंगा, और बैक्टीरियोस्टेटिक की अगर मैं बात करूंगा तो क्या करेगा, ये ग्रोथ को क्या करेगा, ग्रोथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक कर देगा, ठीक है ना। किसकी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बेसिकली यहाँ पे कम कर देगा। और डिसइंफेक्टेंट बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है ना। बेसिकली ये सेप्सिस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, डिसइंफेक्टेड बेसिकली क्या करता है, किल कर देगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया को क्या करेगा, यहाँ पे किल कर देगा और क्या करेगा, इसके साथ में फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। और अपने से क्या पूछा गया है, किल पैथोजेनिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसइंफेक्शन इज द राइट आंसर चला जाएगा। डिसइंफेक्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है ना। और ये बेसिकली क्या रहता है, इन्फेक्शन कैरियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इन्फेक्शन कैरियर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। दिस इज द किल बैक्टीरिया फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन। डिसइंफेक्शन इज डिसइंफेक्टेड, ठीक है ना। डिसइंफेक्टेड बेसिकली क्या रहता है, एक एजेंट रहता है, ठीक है ना। डिसइंफेक्शन का मतलब तो ये हो गया कि प्रोसेस हो गई एक पूरी किल करने की, ठीक है ना। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन को या फिर बैक्टीरिया को जो किल करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन।
और डिसइंफेक्टेंट बेसिकली क्या रहते हैं, वो एजेंट जो बेसिकली क्या करते हैं, कॉज करते हैं किल करने का उस बैक्टीरिया को, उस हार्मफुल पैथोजन को। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। तो ये अपने आज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे। तो फटाफट से अपन सारे के सारे एमसीक्यू देखने वाला है। द फर्स्ट एमसीक्यू अपने क्या देखा था, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। तो अपन ने क्या कर दिया था, ट्रेक्योस्टोमी का बेसिकली यहाँ पे अपने से पर्पज पूछा था। तो अपर ईयरवे और लोअर ईयरवे बेसिकली क्या नहीं होते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए अपने को ट्रेक्योस्टोमी की नीड रहती है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से देखा गया था, सारे के सारे क्वालिटी रहती है नर्सिंग की, लेकिन एक को छोड़कर, तो टॉकेटिव कभी भी नहीं रहेगी नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिकॉशन इन द केयर ऑफ ए पेशेंट विथ हाई फीवर एक्सेप्ट का ये एमसीक्यू है। तो बेसिकली टेपिड जो कोल्ड रिस्पॉन्डिंग है वो इतना हाई फीवर के अंदर इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। डायग्नोसिस का जो सिंबल है वो बेसिकली क्या रहता है, डीएक्स। देन अपन ने पढ़ा था कि द मिनिमम स्कोर ऑफ द जीसीएस। तो जीसीएस का मिनिमम पूछे तो 3 करना है और मैक्सिमम पूछे तो कितना करोगे आप, 15। अब डिस्पोजेबल, ठीक है ना, डिस्पोजेबल यानी प्लास्टिक के इतना हाई टेम्परेचर की नीड नहीं रहेगी, इसलिए अपन ऑटोक्लेव नहीं करके अपने पास में बेस्ट एग्जांपल रहेगा एथाइलिन ऑक्साइड इज द बेस्ट आंसर यहाँ पे चला जाएगा। मेडिकल रिकॉर्ड, यानी मेडिकल रिकॉर्ड किसकी प्रॉपर्टी है, जहां पे पेशेंट एडमिट था तो हॉस्पिटल की ये बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी रहती है। देन अपन ने देखा कि प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट अनकॉन्शियस पेशेंट, तो हमेशा याद रखिएगा एबीसी अपन क्या करते हैं, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, यानी सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, एयरवे को। देन अपन ने बात की थी आई पेडिंग इज अप्लाइड फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट। तो कॉर्नियल अल्सर से बेसिकली क्या करते हैं अपन, प्रिवेंशन करते हैं। कॉर्नियल अल्सर से बेसिकली अपन क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं। देन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर और एक्सेप्ट का एमसीक्यू है, तो यानी नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर क्या हो गया आपका, एज। एज को कभी भी अपन क्या नहीं कर सकते, बड़ा और घटा नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं है, दिस इज द नेचुरल। इन केस ऑफ द एन एक्सीडेंट एज ए नर्स व्हाट डू यू द फर्स्ट एग्जामिन। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पेशेंट को एयरवे क्लियरेंस करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइपोटोनिक, दिस इज द 45% NaCl is the hypotonic solution. Which method is used for the sterilize the surgical dressing? Autoclave is the क्या रहता है, जितने भी सर्जिकल है या फिर इंस्ट्रूमेंट उनको अपन क्या किसके थ्रू करते हैं, ऑटोक्लेव, क्योंकि अंडर हाई टेम्परेचर, sorry, under high pressure and temperature a patient had an extensive and prolonged surgery which electrolyte should be the monitor। तो अपन क्या करते हैं, पोटेशियम को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर सकता है, अरिदमिया यानी कार्डियक प्रॉब्लम और हार्ट डिजीज को इंडिकेट करेगा, जिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। एन एजेंट, ठीक है ना, पेशेंट अपने को ना तो प्रोसेस पूछी है न क्वेश्चन में अपने को, तो अपने को बेसिकली क्या पूछा गया, एजेंट। ऐसा एजेंट जो किल करता है पैथोजेंस को या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया, तो वो क्या कहलाएगा आपका, डिसइंफेक्टेंट। तो ये अपने सारे के सारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू किए हैं किसके अंदर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। आई होप दिस सेशन हेल्पफुल फॉर यू। आपका ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, अपनी क्रिश एकेडमी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इसी तरह अपने आप को मोटिवेट रखिए। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप इसी तरह मेहनत करते जाइए और वो एक दिन जरूर आएगा, वो होगा आपका, और आपको भी सिलेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।